ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। क्रैश कोर्स की इस सीरीज़ में हम मौर्योत्तर काल तक पहुंच गए हैं। मौर्योत्तर काल में हमने भारतीय राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है तथा विदेशी राजवंशों में भी हिंद यवन, शक, पल्लव के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। आज बारी है हमारे विदेशी शासन के अंतिम वंश कुषाण वंश के बारे में पढ़ने की। दोस्तों, कुषाण वंश को पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और साथ ही यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम जब सीथियन जनजाति यानी कि शक साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ये कैस्पियन सागर के आसपास रहा करते थे और उन पर एक जनजाति ने आक्रमण कर दिया था जिनका नाम था यूची जनजाति। यूची जनजाति के लोगों ने शक साम्राज्य यानी कि सीथियन जनजाति पर आक्रमण कर दिया था और वो सब भागकर भारत चले आए थे। अतः अब कैस्पियन सागर के आसपास यूची जनजाति के लोग रहने लगे। जब उन्होंने सीथियन को हरा दिया और सीथियन को वहाँ से भगा दिया यानी कि शक साम्राज्य को वहाँ से भगा दिया, तो अब वहाँ पे किसका कब्जा हो गया? यूची जनजाति के लोगों का। तो कुछ ही समय बीता था कि कैस्पियन सागर के आसपास जो यूची जनजाति के लोग रहते थे उन पर हिंगनुओं ने आक्रमण कर दिया। तो जब हिंगनू नाम की जनजाति ने उन कैस्पियन सागर के आसपास रहने वाली यूची जनजाति के ऊपर आक्रमण किया तो यूची जनजाति के लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, वहाँ से भाग लिए और जब वो भागते भागते वो बैक्ट्रिया, पार्थिया सबको हराते हराते वो भारत में आ गए। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो यूची जनजाति है उन्हीं की एक शाखा कुषाण वंश के बारे में कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यूची जनजाति के लोग जो थे वो 5 शाखाओं में बट गए थे, जिनमें से एक थे कुषाण। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडो पार्थियन के बाद भारत में कुषाण आए। दोस्तों, अगर आपको विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम याद हो तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आए? हिंद यवन। हिंद यवन के बाद शक साम्राज्य के लोग, फिर आए पहलव, उसके बाद आए कुषाण। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? पहलवों के बाद भारत में कुषाण आए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी जनजातियों में कुषाण सर्वाधिक प्रभावशाली थे। जितने भी वंश आए जैसे हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण, तो इनमें से जो कुषाण थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई थे तो वो कौन थे? कुषाण ही थे। कुषाण मूल रूप से चीन की यूची जनजाति के लोग थे। अभी हमने आपको बताया कि जो यूची जनजाति है उन्होंने कैस्पियन सागर के आसपास रहने वाली सीथियन जनजाति को वहाँ से हराकर भगा दिया था। सीथियन जनजाति के लोग भाग गए। अब वहाँ पे किसका कब्जा हो गया था? यूची जनजाति के लोगों का। अब जब यूचियों के ऊपर फिर से आक्रमण हुआ हिंगनुओं का, तो यूची जनजाति के लोग भारत की तरफ भागकर आने लगे और जब भारत की तरफ भागकर आने लगे तो ये 5 भाग में बट गए थे, जिनमें से एक भाग जो है वो हम कुषाण वंश के बारे में हम जानते हैं उनको। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कुषाण मूल रूप से यूची जनजाति के लोग हैं और साथ में इन्हें हम तोखरी जनजाति के लोग भी कहते हैं। 2 जनजाति के नाम से इन्हें हम जानते हैं, पहला तो यूची और दूसरा तोखरी। यूचियों का मूल निवास तिब्बत के उत्तर पश्चिम के सीमांत क्षेत्रों में था। ये खाना बदोश की तरह जीवन व्यतीत करते थे। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब चारागाह की तलाश में, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था, तो ये खाना बदोश की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। इनका सामना हिंगनू कबीले से हुआ जिसने यूची कबीले को हरा दिया। तो दोस्तों, अभी हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यूची जनजाति के लोगों को हिंगनू कबीले ने हरा दिया। हिंगनुओं ने यूची कबीले के सरदार को मार डाला और यूचियों को खदेड़ दिया। तो यूची जनजाति का जो सरदार था उसको मार डाला गया हिंगनू के द्वारा। और जब राजा मर जाता है तो क्या होता है? अपने आप प्रजा उसकी हार जाती है। तो जब राजा मर गया तो उनकी रानी और सारी प्रजा वहाँ से, जो कैस्पियन सागर के आसपास का एरिया था, वहाँ से भाग खड़े हुए। यूची राजा की विधवा रानी के नेतृत्व में ये सब वहाँ से पलायन करके उत्तर पश्चिम की ओर चले गए और भाग कर किस साइड में आ गए? उत्तर पश्चिम की तरफ चले आए।
रास्ते में ईली नदी के तट पर इनका सामना वेहसुन कबीले से हुआ। अब जब ये रास्ते में आ रहे थे तो बहुत सारे कबीले होते थे, ऐसा तो था नहीं कि केवल यूटी जनजाति हैं, फिर उसके बाद भारत में ही डायरेक्ट लोग रहते हैं, उसके बीच में भी कई लोग रहते थे। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेहसुन कबीले के लोगों से इनका सामना हुआ। ईली नदी के तट पर ये सब रहते थे। तो जब ये वहाँ से भाग कर आ रहे थे यूची जनजाति के लोग, तो दोस्तों पहले हम आपको बता दें कि जब यूची जनजाति के लोग वहाँ से भाग रहे थे तो कोई 10, 15, 20 लोग नहीं थे, बल्कि इनकी संख्या लाखों में थी। लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के करीब ये यूची जनजाति के मेंबर्स थे जो वहाँ से भाग कर आ रहे थे। और जब ये ईली नदी के तट पर आते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ एक कबीला पहले से निवास कर रहा है, जो है वेहसुन कबीला। तो अब यूची जनजाति के लोग उनसे भिड़ जाते हैं और उन्हें हरा देते हैं। उन्हें हराने के बाद उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो जब इनका अधिकार उनके इस क्षेत्र पर हो जाता है तो वो यहाँ स्थायी रूप से रहने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इनमें भी अलग अलग मत हो जाते हैं लोगों के। कुछ लोग वहीं पे रहना चाहते हैं और कुछ लोग आगे कोई दूसरा प्लेस ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं। तो जो लोग वहीं पे रह जाते हैं उन्हें हम लघु यूची कहते हैं, और जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस की तलाश में, उन्हें हम महान यूची कहते हैं। वही चीज़ हम आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे। जो लोग वेहसुन कबीले वाले लोगों की जगह रहने लगे वो लघु यूची कहलाए, और जो लोग वहाँ से आगे पश्चिम की ओर चले आए वो महान यूची कहलाए। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। महान यूची पश्चिम में सीर नदी के तट पर पहुँच गए। महान यूची वाले लोग जो वहाँ से चल रहे थे वो सीर नदी के तट पर पहुँच गए। उस समय वहाँ पे शक लोग रहते थे। शकों की कई सारी शाखाएं थी ना, तो जो शक लोग थे वो सीर नदी के पास रहते थे उस समय। तो अब जब यूचियों ने देखा कि शक लोग रहते हैं, शकों को तो इन्होंने पहले भी हरा रखा था, तो इन्होंने वापस से शकों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब एक बार फिर से यूची जनजाति के लोगों की जीत हुई और शकों को वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया। अब जब शकों को भगा दिया तो उनके इस स्थान पर फिर से यूची कबीले के लोगों का कब्जा हो गया। तो कुछ दशकों बाद यूचियों को फिर से वहाँ खदेड़ दिया जाता है। अब यूची वहाँ रहने लगे थे शकों को हराकर, लेकिन फिर से वहाँ पे किसी दूसरे कबीले का आक्रमण होता है और यूची कबीले के लोग हार जाते हैं और फिर वो वहाँ से भागकर बैक्ट्रिया की तरफ चले आते हैं। अब ये लोग हार के किधर चले आए हैं? बैक्ट्रिया की तरफ। शकों की एक शाखा जो बैक्ट्रिया में भी रहती थी। शकों की तो किस्मत ही खराब है, जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ यूची जनजाति के लोग पहुँच जाते हैं। तो एक जनसंख्या इनकी जो थी वो बैक्ट्रिया में भी रहती थी शकों की। तो यूचियों ने उन्हें परास्त कर दिया। अब यूची लोग फिर से शकों के ऊपर, जो बैक्ट्रिया में इस बार शक रहते थे, उनके ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया और उन्हें हरा दिया और बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर शकों की और यूचियों की लड़ाई होती है, यूची ही हमेशा जीत रहे हैं। तो यहाँ पर बैक्ट्रिया में भी यही हुआ। बैक्ट्रिया पर अब यूची कबीले के लोगों का एक बार फिर से अधिकार हो गया। बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद यह महान यूची के कबीले के लोग खानाबदोश जीवन त्याग कर कुछ वर्ष शांति से रहने लगे। महान यूची हमने आपको बताया था, जो लोग वहाँ से चले आए थे वो महान यूची, और जो लोग वहीं पर स्थित हो गए थे ईली नदी के आसपास, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं लघु यूची। तो जो महान यूची के लोग थे ये सब खानाबदोश थे, खाना और चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या सोचा, बहुत हो गया घूमना फिरना, अब हमें थोड़ा सा शांति के साथ एक ही स्थान पर रहने की आदत डालनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बैक्ट्रिया में लगभग 10 वर्ष तक वहीं पर रहने लगे शांति से, ना किसी पर आक्रमण किया ना कुछ, बस शांति से 10 वर्ष तक बैक्ट्रिया में रहने लगे। चीनी लेखक फान ये ने लिखा है कि यहाँ पर ये महान यूची 5 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। अब जब यहाँ पे ये लोग रहने लगे, यूचियों की तो आदत ही थी कि ये सब जनजाति ये जो थे खानाबदोश की तरह रहते थे, तो यहाँ पर भी सारे के सारे एक साथ अपना हृदय परिवर्तन करके वहाँ तो रहने नहीं लगेंगे। वहाँ पर इनकी जो शाखा थी वो 5 शाखाओं में बट गई। इनकी जो यूनिटी थी वो टूट गई और 5 पार्ट में यूची कबीले के लोगों का डिवीज़न हो गया। कौन कौन से थे 5 कबीले? पहला था कुईसुंग, दूसरा था हियुमी, तीसरा था सुआंगमी, चौथा था हीतुन और 5वां था वातुमी। तो ये जो 5 शाखाएं मैंने आपको बताए, जो मैंने रेड पेन से लिख रखा है, इन 5 शाखाओं में ये यूची जनजाति के लोग विभक्त हो गए। और जो पहला वाला है, पहला जो यूची कबीले का पार्ट है जिसका नाम है कुईसुंग, यही कालांतर में आगे चलकर कुषाण कहलाए। जिन वंश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो जिस वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कुई वंश वाले लोग ही हैं, यही आगे चल के कुषाण कहलाए।
लगभग 100 वर्षों के बाद कुई-सुंग शाखा के एक सरदार जिसका नाम था कियू तसे-क्यों, इन्होंने बाकी 4 यूची शाखाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करके संगठित किया और भारत की ओर बढ़े। दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें नाम है वो आपको बहुत टफ लग रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम या नाम जो भी हैं वो चाइनीज़ ग्रंथ से लिए गए हैं। उस समय जो चाइना से ही ये लोग आए थे, यूची कबीले के लोग, तो इन सब के नाम जो हैं वो चाइनीज़ नाम है, इसलिए आपको बहुत ही टफ लग रहे होंगे। लेकिन कोई भी टफ नहीं है, आप हमारे साथ पढ़ते जाइए, आपको सारी चीज़ें एक एक करके मेमोराइज़ कराने की गारंटी हम लेते हैं। तो लगभग 100 वर्षों के बाद कुई-सुंग, जो पहला वाला इनका था पार्ट, उसका जो एक सरदार था, उसके सरदार का नाम, ये दोस्तों आपको नाम याद रखना है, उसके सरदार का नाम था कियू तसे-क्यों। उसने बाकी के 4 यूची शाखाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसको यूनाइट कर दिया, और एक यूनिटी जब फॉर्म हो गई, यूनाइटेड हो गई इनका, उसके बाद ये भारत की ओर बढ़ गए। तो जब भारत की ओर बढ़े फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम देख रहे हैं, मैंने आपको जो नाम बताया था कियू तसे-क्यों, इसी को आगे चलकर कुजुल कड़फिसेस के नाम से जाना गया। दोस्तों कुजुल कड़फिसेस ये इस वंश का संस्थापक भी था। कुजुल कड़फिसेस बहुत ही महान योद्धा था, बहुत ही ताकतवर था ये। तो इसी का जो चाइनीज़ वर्जन है, चाइनीज़ नेम है, वो नाम है कियू तसे-क्यों। तो जब कुषाण भारत की ओर आ रहे थे तब इन्होंने बैक्ट्रिया के साथ साथ पार्थिया को भी परास्त कर दिया। दोस्तों बैक्ट्रिया के बारे में तो हम जानते ही हैं कि इन्होंने शाकों को हराकर बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब भारत आ रहे थे तो ये पार्थिया के थ्रू भारत आए और पार्थिया पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था इन्होंने। तो अभी हमने आपको बताया कि कियू तसे-क्यों का नाम ही कुजुल कड़फिसेस है। तो अब हम थोड़ा सा इनके वंशज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो है कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस इस वंश का संस्थापक भी है। इसके बाद आए विम कड़फिसेस, विम कड़फिसेस के बाद कनिष्क। दोस्तों पूरे कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर अगर कोई सा भी है तो वो है कनिष्क। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कनिष्क से। कनिष्क के कारण ही हम लोग इस कुषाण वंश को एक तरीके से पढ़ते हैं। कनिष्क बहुत ही महान शासक था। तो अभी हमने देखा पहले नंबर पे कुजुल कड़फिसेस, फिर विम कड़फिसेस, उसके बाद कनिष्क, उसके बाद वशिष्क, उसके बाद हुइष्क, फिर कनिष्क सेकंड, वासुदेव, कनिष्क थर्ड, उसके बाद लास्ट में वासुदेव, लास्ट में जो है वो है वासुदेव सेकंड। तो हमने देखा कि इतने सारे लोग हैं। कुजुल कड़फिसेस इस वंश का संस्थापक माना जाता है और वासुदेव सेकंड जो सबसे लास्ट में हैं, इन्हें हम क्या मानते हैं, इस वंश का सबसे अंतिम शासक मानते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। कुजुल कड़फिसेस, इन्हें हम कड़फिसेस प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो चीनी स्रोतों में इनका नाम कियू तसे-क्यों मिलता है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जो चाइनीज़ वर्जन का नेम है वो है कियू तसे-क्यों। और कुजुल कड़फिसेस ने ही भारत में कुषाण राज्य की स्थापना की। ये भी हमने बता दिया आपको कि कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने भारत में अपनी सत्ता काबुल तथा कश्मीर में स्थापित की। इसने जो अपनी सत्ता स्थापित की वो कहाँ स्थापित की, काबुल और कश्मीर में। कुजुल कड़फिसेस के 2 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 2 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए इनसे हमें, प्रारंभ के सिक्के तथा बाद के सिक्के। प्रारंभ के सिक्कों के मुख भाग पर काबुल के अंतिम हिंद यवन शासक हर्मियस का नाम यूनानी लिपि में है तथा पृष्ठ भाग पर कुजुल कड़फिसेस का नाम खरोष्टी भाषा में खुदा हुआ है। दोस्तों अगर आपसे कोई कहे कि अगर कोई ऐसा सिक्का आपको मिलता है जिसके फ्रंट फेस पर किसी दूसरे शासक का जो फोटो छपा हुआ है और बैक साइड में किसी दूसरे का छपा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या मानेंगे कि जो सेकंड टाइम जिसका सेकंड फेस यानी कि बैक साइड में जिसका फ़ोटो छपा हुआ है वो फर्स्ट फेस में जिसका फ़ोटो छपा हुआ है उसके अधीन था। अब जब सिक्के छपवाए हैं कुजुल कड़फिसेस ने तो उस पर हिंद यवन का जो अंतिम शासक था हर्मियस, उसकी फ़ोटो छपवाने की क्या ज़रूरत थी, उसकी फ़ोटो छपवाया इन्होंने। इससे पता चलता है कि जो कुजुल कड़फिसेस का शासनकाल था वो शासन अधीन था, किसके अधीन था, हिंद यवन के। और हिंद यवन के कौन से शासक के अधीन था, अंतिम शासक जिसका नाम था हर्मियस। तो शुरुआती में ये देखा जाता है कि इनके जो सिक्के थे उसमें एक साइड में हर्मियस की फ़ोटो छपी हुई है और दूसरे साइड में कुजुल कड़फिसेस की। और बाद के सिक्कों में क्या देखा जाता है, और बाद के जो सिक्के हैं उसमें राजकीय उपाधियाँ मिलती हैं, जैसे महाराजस, महतस, कुशल, कुयुल, कफस। अजीब सा नाम लग रहा होगा आपको, इसका मतलब है महाराजा, महान, कुषाण, कुजुल कड़फिसेस, ये छपा हुआ है। तो सिक्कों पर उत्कीर्ण
इन उपाधियों से यह प्रतीत होता है कि शुरुआत में कुजुल कटफिसेस का शासन यवन शासक हर्मियस के अधीन रहा होगा। शुरुआत में इनका शासन किसके अधीन रहा होगा? यवनों के, यानी कि हर्मियस के अधीन रहा होगा। लेकिन बाद में उसने अपने शासन को अधीनता से मुक्त करा लिया। बाद में इसने क्या किया होगा? अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घोषित कर लिया होगा। जब स्वतंत्र घोषित कर लिया तभी तो जो बाद के सिक्के हैं उसमें हर्मियस की फ़ोटो नहीं है, बल्कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें महान और महानतम, कुशाण, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। महान महान अपने बारे में बहुत ही बड़ाइयाँ लिख रखी हैं। इसका मतलब शुरुआत में ये हर्मियस के अधीन था, बाद में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कुजुल कटफिसेस ने चांदी के सिक्के चलवाए। लग रहा है इनके पास सोना नहीं था, इसने क्या किया? चांदी के सिक्के चलवाए। उसके सिक्कों पर रोमन प्रभाव दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि इनके जो सिक्के बनाने की स्टाइल थी वो रोमन से मिलती हुई थी। रोमन उस समय क्या होते थे, जिस प्रकार के सिक्के ढालते थे उनके सिक्कों से मिलता हुआ था इनके सिक्के। तो ऐसा बोला जाता है कि इनके सिक्कों पर रोमन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कुजुल कटफिसेस के सिक्कों पर धर्मधित तथा सच धर्मधित उत्कीर्ण है। इनके जो सिक्के होते थे उसमें धर्मथित और सच धर्मथित छपा होता था। इसका मतलब क्या होता है? मतलब धर्म में स्थित तथा सच्चे धर्म में स्थित, ये छपा होता था कुजुल कटफिसेस के सिक्कों पर। तो इससे विद्वानों का मत है कि कुजुल कटफिसेस ने या तो बौद्ध या तो शैव धर्म को अपनाया था। ये इससे जो ये लिखा हुआ था, यानी कि ये धर्म में बहुत ही बिलीव करते थे, एक धर्म परायण राजा थे। तो क्या देख रहे हैं कि इससे माना जाता है कि या तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे या तो शैव धर्म को मानते थे। विद्वानों का ऐसा कहना है कुजुल कटफिसेस के बारे में। और अगर हम बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो 80 वर्ष की आयु में, यानी कि 64 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी कुजुल कटफिसेस की। कुजुल कटफिसेस के बाद उनके पुत्र आते हैं विम कटफिसेस, और विम कटफिसेस को कटफिसेस सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो विम कटफिसेस संभवतः कुजुल कटफिसेस का पुत्र था। चीनी स्रोतों के अनुसार विम कटफिसेस का नाम जैसे कुजुल कटफिसेस का नाम था चाइनीज़ भाषा में, वैसे ही विम कटफिसेस का भी नाम चाइनीज़ भाषा में मिलता है। क्या नाम है विम कटफिसेस का? वो है येन काओ चेन। येन काओ चेन इनका चाइनीज़ वर्जन का नाम है विम कटफिसेस का। और विम कटफिसेस ने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला तथा पंजाब पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने क्या किया? पंजाब और तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। विम कटफिसेस ने सोने व तांबे के सिक्के चलवाए। उसने तो केवल चांदी के सिक्के चलवाए थे और इसने क्या किए? सोने और तांबे के भी सिक्के चलवा दिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं? सोने के सिक्के चलाने वाला यह पहला कुषाण शासक था। जितने और भी कुषाण हुए हैं, कुषाण और कौन से हुए हैं? एक ही तो हुआ है इससे पहले कुजुल कटफिसेस, तो उसने तो चलाया नहीं और इसने सोने के सिक्के चला दिए। इसका मतलब है कि ये जो है वो पहला कुषाण शासक है जिसने सोने के सिक्के चलवाए। तो उसके सिक्के में एक और यूनानी और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि लिखी हुई है। एक तरफ कौन सी भाषा लिखी हुई है? भाषा तो एक ही लिखी हुई है, लेकिन लिपि एक तरफ यूनानी लिपि लिखी हुई है और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि लिखी हुई है। तो इनके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? और इनके सिक्कों पर लिखा हुआ है महाराजस महाधिराजस सर्वलोक ईश्वरस महीश्वरस विम कटफिसेस। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ था इनके सिक्कों पर, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है महाराजा राजाधिराज सर्वलोकेश्वर महेश्वर विम कटफिसेस। अपनी बड़ाई करने के चक्कर में ये लोग इतनी सारी बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख देते थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि विम कटफिसेस जो थे एक शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि एक शक्तिशाली शासक ही उस समय अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सिक्कों पर लिखवाता था। हमें जो सिक्के मिलते हैं उस सिक्कों पर आकृति जो बनी होती है, जो वर्ड्स या फिर लेटर्स जो उस पर लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके कैरेक्टर को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो उसके जो हम पढ़ रहे हैं विम कटफिसेस के बारे में, उनके सिक्कों पर इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी, महाराजस महाराजाधिराजस माहेश्वरस, तो ये सब लिखा हुआ था। तो इससे हमें पता लगता है कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसके सिक्कों पर शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ मिली हैं। तो अगर किसी के सिक्कों पर शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ मिलेगी तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं कि यानी कि वो शिव भक्त था। ठीक है, वो शैव उपासक माना जाता है उसको। विम कटफिसेस के विशुद्ध सोने के सिक्के मिले हुए हैं। विम कटफिसेस ने ही तो सोने के सिक्के चलाए थे, तो इसने विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, मतलब पूरी तरह प्योर।
तो जो सिक्के चलाए थे उससे पता चलता है कि इसका राज्य बहुत ही समृद्ध एवं संपन्न था। अगर किसी का राज्य बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, उसके राज्य में बहुत सारा पैसा है, तभी तो वो सोने के सिक्के चला पाएगा। खुद ही राजा ही अगर कंगाल है तो वो सोने के सिक्के कहाँ चलाएगा। तो इसने सोने के सिक्के चलाए, वो भी शुद्ध वाले। तो इससे पता चलता है कि इसका जो राज्य था वो बहुत ही समृद्ध और संपन्न था। प्लिनी के विवरण से यह पता चलता है कि उसके समय में भारत के रोम के साथ व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छा एवं विकसित था। अगर हम प्लिनी की बात करें तो इन्होंने बताया है कि विमकट फिशेस जब थे भारत में तो उस समय इनका संबंध रोम के साथ बहुत ही अच्छा था। जो ट्रेड रिलेशन थे इनके, जो व्यापारिक संबंध थे वो बहुत ही अच्छा था और अच्छा के साथ साथ विकसित भी था। विम का चीन के साथ व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छा था। चाइना जो कि इंडिया के बगल में ही है, तो इनका उस समय चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा था। तो ये हमने देखा किसके बारे में, विमगढ़ फिशेस के बारे में। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं अपने सबसे महान शासक कनिष्क के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कनिष्क इस पूरे वंश का सबसे महान शासक है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाण वंश से तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो कनिष्क से ही पूछा जाएगा। तो कनिष्क जो हम आज पढ़ेंगे उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो हम अब शुरू करते हैं। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था, ये तो हमने पढ़ ही लिया। कनिष्क का शासनकाल 78 एडी से लेकर 101 एडी तक था, यानी 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक चला। अब देखो इनका भी चाइनीज़ में नाम क्या है, सबका चाइनीज़ में नाम है क्योंकि ये सब चाइना से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। यूची जनजाति चाइनीज़ ही तो थी, तो इसीलिए इनका नाम। और वैसे भी जो हम इनके बारे में जितनी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं, चाहे कुजुल कट फिशेस हो, चाहे विम कट फिशेस हो, चाहे कनिष्क हो, चाहे आगे के लोग हों, वो हमें चाइनीज़ ग्रंथ से ही पता लग रही हैं। चीनी साहित्य जो हैं उन्हीं के थ्रू हमें इसके बारे में पता चल रही है कि उनके चाइनीज़ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये इन सभी लोगों ने भारत पर राज्य किए थे। तो इसलिए वहाँ पर हिंदी नाम ना लिख करके उन्होंने अपने चाइनीज़ नेम लिखे हुए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन क्या पता पूछ ही लिया जाए कि कनिष्क का चीनी नाम क्या है, तो आपको बताना है ची निसे ची, ये नाम है इनका। ची निसे ची ये नाम है कनिष्क का चाइनीज़ वाला। तो हम आगे देखते हैं। कनिष्क के राज्यारोहण तिथि 78 ईस्वी निर्धारित की गई है। ऐसा माना गया है कि जो राज्यारोहण मतलब राज्य में जो राजा बने थे जब ये, तो 78 ईस्वी चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत शुरू किया था। यह शक संवत सौर कैलेंडर यानी कि सूर्य पर आधारित कैलेंडर है जो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको याद हो कि जब हम शक साम्राज्य पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक चष्टन वंश के बारे में पढ़ा था और हमने आपसे कहा था कि चष्टन जो थे उन्होंने ही शक साम्राज्य यानी कि शक संवत की स्थापना की थी। शक संवत की स्थापना किसने की थी? चष्टन ने। उस समय हमने आपसे कहा था। लेकिन कई किताबों में चष्टन के साथ में ये वाला पॉइंट भी मिलता है कि कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय यानी कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी। कहीं पे मिलता है कि चष्टन ने की थी और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की थी। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शक संवत की स्थापना किसने की थी तो आपको कनिष्क पर ही उत्तर लगाना है। कनिष्क इज़ द राइट आंसर। और जो चष्टन के बारे में बताया था वो भी गलत नहीं है। कुछ इतिहासकार चष्टन को बोलते हैं और कुछ इतिहासकार कनिष्क को बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शक संवत की स्थापना किसने की थी तो आपको उत्तर लगाना है कनिष्क पर। कनिष्क क्या है? सूर्य पर आधारित कैलेंडर है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया है। भारत सरकार में इसको यूज़ करते हैं, भारत सरकार में इसको। कनिष्क के राज्यारोहण के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि राज्य शामिल थे। तो जब कनिष्क का राज्यारोहण हो रहा था मतलब ये राजा बने, उस समय इनके पास पहले से ही अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया ये सब राज्य पहले से ही शामिल थे कनिष्क के साम्राज्य में। कनिष्क ने युद्ध और विजयों द्वारा अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। दोस्तों अगर हम कनिष्क के बारे में बताएं तो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। अपने राज्य का हमेशा विस्तार करना चाहते थे और इन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए दूसरे देशों पर और अपने राज्य को बहुत ही ज़्यादा फैलाया। तो हम एक एक करके इनके राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कनिष्क के युद्ध और विजय। कनिष्क ने किन किन देशों पर युद्ध किए और उन्हें विजय हासिल हुई या फिर पराजय, ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पूर्वी भारत पर विजय। श्रीधर्म पिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद के अनुसार श्रीधर्म पिटक
जो है ये कौन है, बौद्ध साहित्य है श्री धर्म पिटक, तो उसमें जो चाइनीज़ वर्जन है, मतलब उसका जो चाइनीज़ ट्रांसलेशन है, उसके अनुसार उसमें ये बताया गया है कि कुषाण शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहाँ के राजा को बुरी तरह हरा दिया था। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया कनिष्क ने, और वहाँ जो राजा था उनको बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। उसके बाद पाटलिपुत्र, वैशाली, कुम्हरार तथा बक्सर आदि स्थानों से प्राप्त सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि बिहार के कई क्षेत्रों पर कुषाण शासक कनिष्क का शासन था। तो अब इनके जब सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं आज के समय में, तो पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं, कुम्हरार से भी हुए हैं और बक्सर से भी हुए हैं। इन सभी जगह से जब इनके सिक्के मिलते हैं कनिष्क के, तो यह पता लगा पाना बहुत ही आसान हो जाता है कि ये सभी राज्य उस समय कनिष्क के शासनकाल में थे। ठीक है, कनिष्क के शासन में ये सभी राज्य थे। अब हम अगला देखते हैं, कनिष्क का चीन के साथ युद्ध। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में आपको। कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के साथ हुआ। यह युद्ध चीनी तुर्किस्तान में स्थित कासगार, यारकंद व खेतान के प्रदेशों पर आधिपत्य को लेकर हुआ। ये चाहते थे कनिष्क कि कासगार, यारकंद और खेतान, इस पे इनका आधिपत्य हो जाए, लेकिन ये पहले से ही चाइना के कब्जे में था। तो उस समय क्या हुआ, इसी के चक्कर में ये फाइट हुई, ये जो लड़ाइयाँ हम पढ़ेंगे ये इन्हीं के चक्कर में हुई। तो ये सभी प्रदेश चीन के अधीन था, ये हमने पढ़ ही लिया। उस समय चीन एक शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली जो प्रदेश था उस समय। और वहाँ का राजा कौन था, उसका जो राजा था उसका नाम था होती। होती का शासन चल रहा था। और पांचाओ, दोस्तों पांचाओ ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचाओ उस समय होती का सेना नायक था। पांचाओ एक सेना नायक था, यानी सेनापति था केवल, जो अपनी विजयों के कारण प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो चाइना का शासक था जिसका नाम था होती खुद लड़ाई करने कभी नहीं जाता था। वो हमेशा पांचाओ को भेज देता था कि जाओ मेरी तरफ से जाओ और युद्ध करके लाओ। और मैक्सिमम टाइम जब पांचाओ जाते थे किसी युद्ध में तो ये कभी भी हारते नहीं थे। इनके समय में बहुत सारा साम्राज्य फैल गया था। चाइना जो फैला हुआ था उस समय पांचाओं के कारण ही इतने सारे प्रदेश उनके राजा होती के क्षेत्र में मिल गए थे। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये पांचाओ एक सेना नायक था केवल, यानी सेनापति था, और बहुत ही प्रतापी था ये भी। पांचाओं ने अपनी विजयों द्वारा चीनी साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया था। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जीत कर चाइनीज़ जो सीमा था उसका, चीनी साम्राज्य की सीमा, उसको दूर दूर तक फैला दिया था। कनिष्क ने अपनी समता घोषित करते हुए अपना एक राजदूत चीनी सेनापति पांचाओ के पास भेजा और चीनी राजकुमारी से विवाह की मांग की। अब देखो कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने अपना एक राजदूत भेज दिया चीनी दरबार में, कहा राजदूत से कि जाओ और वहाँ पे जाओ और उनकी जो राजकुमारी है उनसे मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव रखो। अब जब सेनापति पांचाओ को पता चला कि अपना राजदूत भेजा है कनिष्क ने और राजा से बोल रहा है कि अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, तो इस चीज़ को जो पांचाओ थे उन्होंने अपमान माना। उसने कहा ये तो घनघोर अपमान है, ये हमारे राजा का अपमान है। तो उसने क्या किया, कनिष्क के जो राजदूत था, जो राजदूत वहाँ पे गया हुआ था उनके साम्राज्य में, उनको बंदी बना लिया। और जब कनिष्क को यह बात पता चली कि उसने हमारे राजदूत को बंदी बना लिया है, तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और तुरंत ही अपनी एक सैन्य टुकड़ी चाइना पे भेज दी कि जाओ और इनसे लड़ाई करके मतलब उनके राज्य को तहस नहस करके वापस आ जाओ। तो कब भेजा था, 88 ईस्वी में भेजा था। और अपना जो सेनापति था कनिष्क का, इसका नाम था सी, एक छोटा सा नाम था सी, इनका सेनापति था कनिष्क का। इनके नेतृत्व में 70,000 घुड़सवार सैनिक की विशाल सेना सुंगलिन पर्वत के पार भेजी। सुंगलिन पर्वत यानी कि जिसे हम पामीर पर्वत भी कहते हैं, उसके पार उनका चीन में युद्ध होना था, पामीर पर्वत के पार में। तो इन्होंने अपने 70,000 घुड़सवार सैनिक के साथ में वहाँ पे भेज दिया। इस युद्ध में सेनापति पांचाओ ने कनिष्क की सेना को परास्त कर दिया। अब आप देख सकते हैं पांचाओ कितना महान था। इसने कनिष्क की जो 70,000 की घुड़सवार सैनिक गई थी इनकी, उन सभी को धूल चटा दिया। कनिष्क को बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने हरा दिया। हालांकि कनिष्क तो नहीं गए थे, इन्होंने अपने सेनापति सी के नेतृत्व में सबको भेजा था, तो सी तो हार ही गए, साथ में इनके जितने भी सैनिक थे वो सारे मारे गए और पांचाओ वहाँ पे जीत जाता है और ये बेइज्जती के साथ बाकी लोग वहाँ से भाग आते हैं। तो अब क्या होता है, ये बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं कनिष्क। गुस्से में आने के बाद ये फिर से कहते हैं पहली बार हम हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार हम फिर से आक्रमण करते हैं।
जो महान लोग होते हैं कभी भी अपनी विफलताओं से पीछे नहीं हटते, कभी भी हार नहीं मानते। जब एक बार उनको विफलता असफलता का सामना करना पड़ता है तो वो उससे कुछ सीखते हैं और अगली बार फिर से प्रयास करते हैं। तो हमने पढ़ा कनिष्क एक महान शासक था, तो कनिष्क ने भी यही किया। कनिष्क अपनी हार से घबराया नहीं, बल्कि उसने फिर से सोचा कि अब हम फिर से आक्रमण करेंगे। लेकिन संयोग से एक बात हुई जो कि कनिष्क के फेवर में चली गई। वो क्या थी? संयोग से इसी बीच में सेनापति पांचाओं की मृत्यु हो जाती है। पांचाओं की मृत्यु हो गई इसी बीच में। फर्स्ट टाइम वो जीत गया, सेकेंड टाइम ये प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर ही रहे थे, उसी समय पांचाओं की मृत्यु हो गई। जो सबसे महान सैनिक था, सेना नायक था, जो सेनापति था, उसकी मृत्यु हो गई। अब जब पांचाओं की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र, उसका नाम था पानयांग, वो सेनापति बनता है। तो पानयांग का क्या है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अपने पापा यानी कि पांचाओं के जैसे महान भी नहीं है। महान ये भी था लेकिन उस लेवल का महान नहीं था। तो अब इनके पास सारी सेनापति बन गई है, मतलब सारी सेना इनके अंडर में आ गई। तो इस बार कनिष्क स्वयं एक विशाल सेना के साथ चीनी तुर्किस्तान पर चढ़ाई करता है। पिछली बार तो इसने अपने सेनापति सी को भेज दिया था कि जाओ तुम फाइट करके आओ, जीत के आओ, लेकिन इस बार कनिष्क क्या कहता है कि मैं स्वयं चलूंगा। तो अपनी एक विशाल सेना के साथ, पिछली बार जितनी सेना गई थी उससे भी ज़्यादा सेना के साथ कनिष्क खुद ही चीनी तुर्किस्तान पर चढ़ाई कर देता है और चीनी सेनापति पानयांग को परास्त कर देता है। पानयांग को क्या कर देता है? परास्त कर देता है। और जिन प्रदेशों के लिए, जिन राज्य के लिए युद्ध हुआ था उसको अपने कब्जे में कर लेता है। कौन कौन से राज्य थे? खोतान, कासगर और यारकंद, ये जो प्रदेश थे इस पर अपना अधिकार कर लेता है कनिष्क। इस प्रकार प्रथम युद्ध में कनिष्क पराजित होता है, लेकिन दूसरे युद्ध में कनिष्क को विजय प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि फर्स्ट टाइम तो हार जाता है, लेकिन सेकंड टाइम वो इनके राज्य को अपने में मिला लेता है, यानी कि जीत जाता है। अब अगला देखते हैं, दो युद्ध तो हमने देख लिए, अब देखते हैं कश्मीर विजय। कश्मीर को कैसे जीता इन्होंने। कल्हड़ की राज तरंगिणी में यह उल्लेख मिलता है। दोस्तों कल्हड़ के बारे में आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे। और कल्हड़ ने एक किताब लिखी हुई थी जिसका नाम था राज तरंगिणी। इसके अकॉर्डिंग कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा वहां अपने नाम पर कनिष्कपुरम नामक नगर बसाया। राज तरंगिणी में कल्हड़ ने क्या लिखा है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया और जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहाँ पर अपने नाम से एक नाम रखा एक शहर का जिसका नाम था कनिष्कपुरम। कनिष्कपुरम नाम का एक नगर बसा दिया जो आज भी, अगर आज भी आप कश्मीर में जाएं तो कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता है। कनिष्कपुरम था उस समय, आज उसे कनिष्कपुर के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं मालवा विजय। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे युद्ध जीते हैं इसने, कनिष्क ने। एक एक करके हम सारे विजय के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला विजय हम देखते हैं मालवा विजय। संभवतः कनिष्क ने उज्जैन के क्षत्रपों को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों उस समय हमने पढ़ा था कि क्षत्रप, जो शक साम्राज्य के लोग थे, ये अपने आप को क्षत्रप बोलते थे। तो उज्जैन के जो क्षत्रप थे उनको इन्होंने हरा दिया था। हराने के बाद कनिष्क ने इनके प्रदेश मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। सांची के अभिलेख से पता चलता है कि वासु कनिष्क के समय से ही उपराजा था मालवा का। तो जो मालवा का उपराजा था, मतलब एक तरीके से गवर्नर बोल सकते हैं, तो जो उसका गवर्नर था यानी कि उपराजा था कहाँ का? मालवा का, उसका नाम था वासु। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। इस प्रकार मौर्यों के बाद कुषाण शासक कनिष्क के अधीन पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई जिसमें गंगा का मैदान, सिंधु तथा आमुदरिया की घाटियां शामिल थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या ही कहने, आपको पता ही है। हमने मौर्य साम्राज्य की जो वीडियो देखी है, जो हमने बना रखी है, उसमें आपने देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था। मौर्य साम्राज्य के बाद अब अगर किसी ने सबसे बड़े भारतवर्ष के इतने सारे भागों में एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे लार्ज एरिया पे किसी ने शासन किया है भारत में, तो वो थे कुषाण के कनिष्क। ठीक है, इनके बारे में तो हमने देखा कि इन्होंने कितने सारे राज्य को जीत रखा था। तो अब हमने एक एक करके सारे विजय देख लिया। तो कनिष्क के इस विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां थी। इतनी बड़ा इनका साम्राज्य हो गया था कि एक राजधानी से काम ही नहीं चल रहा था, इनको दो राजधानियां बनानी पड़ी। पहली राजधानी थी पुरुषपुर जो कि आज के पेशावर में है, और दूसरी थी मथुरा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कनिष्क के समय राजधानी कौन कौन सी थी, तो आपको बताना है पुरुषपुर और मथुरा। तो अब देखते हैं कनिष्क की मृत्यु देखते हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अपनी अत्यधिक लालची स्वभाव, निर्दयता तथा महत्वाकांक्षी के कारण यह जनता में अप्रिय हो गया था।
क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि बौद्ध अनुश्रुतियों में ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा लालची स्वभाव का था। लालची मतलब किस बात का लालच था? राज्य विस्तार करने का लालच। ये राज्य विस्तार करना चाहते थे, इस बात का लालच था। बहुत ही निर्दयी था ये और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। तो ये जो इनके क्वालिटीज़ थे, इसके चक्कर में जनता में बहुत ही अप्रिय हो गए थे। दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अपना राज्य विस्तार करने के चक्कर में लाखों करोड़ों लोगों को मार डालते थे और खून की नदियाँ बहा देते थे, लेकिन दया बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो इससे क्या होता था, एक नेगेटिव इमेज पूरे प्रजा में इनकी फैल गई। तो इसी का इनको आगे चल के घाटा हुआ। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी अपनी दिग्विजय की नीति को नहीं छोड़ा। दोस्तों, अशोक के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अशोक ने क्या किया था? कलिंग को जीता था। कलिंग में जब नरसंहार को उसने देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया था। बौद्ध धर्म ज्वाइन करते ही उसने सारे के सारे अब युद्ध जितने भी थे वो सब त्याग कर दिया कि आज से युद्ध नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, पशु पक्षी नर किसी की बलि नहीं देंगे। लेकिन कनिष्क के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और दिग्विजय की नीति को नहीं छोड़ा। ये क्या बात हुई कि आप बौद्ध धर्म को फॉलो भी कर रहे हैं और बौद्ध धर्म आपसे कह रहा है कि आप दूसरों के प्रति दयालु बनो, आप किसी की हत्या ना करो, आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, और आप बौद्ध धर्म भी फॉलो किए हो। बौद्ध धर्म फॉलो करके आप पता लगा हिंसा भी कर रहे हो और दया की भावना भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो निरंतर युद्धों के कारण उसके सैनिक उससे बुरी तरीके से तंग आ गए थे। जब देखो राज्य विस्तार के चक्कर में युद्ध करता रहता था ये। इसके लिए क्या हुआ, इनके जो सैनिक थे इनसे तंग आ गए। सैनिकों में एक विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। अब क्या हुआ, जितने भी सैनिक थे वो एक विद्रोह करने लगे इनसे। एक बार जब कनिष्क उत्तरी अभियान पर जा रहे थे तो रास्ते में भी बीमार पड़ गए। तो एक बार क्या हुआ, जब उत्तरी अभियान में जा रहे थे, उत्तर की तरफ जीतने के लिए आक्रमण कर रहे थे, तो ये रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में बीमार पड़ गए। उसी समय उनके सैनिकों ने उनका मुंह लिहाफ से ढक दिया और पीट पीट कर मार डाला। यह कथा कितनी सत्य है यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु इस आधार पर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि महान कुषाण सम्राट कनिष्क का अंत बहुत ही दुखद रहा। सामान्य तौर पर इनकी मृत्यु की तिथि 101 ईस्वी मानी जाती है। दोस्तों, कनिष्क इतना महान शासक था, क्या ऐसा हो सकता है कि इनको लिहाफ में ढककर इनके सैनिक इन्हें पीट पीट कर मार डालें? ये बात कितनी सच है ये तो हम नहीं कह सकते। हो सकता है सच हो, लेकिन कितनी सच है या पूरी तरीके से सच है, कोई भी इतिहासकार इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसा भी हो, ये तो फैक्ट है कि अब ये बहुत ही अपने प्रजा के बीच में बहुत ही ज़्यादा अप्रिय हो गए थे। इनको लोग पसंद नहीं करते थे एक समय के बाद, क्योंकि इन्होंने अपनी दया कभी दिखाई नहीं और राज्य विस्तार करने के चक्कर में इतना पड़े रहते थे कि जो सैनिक थे इनसे तंग आ गए थे। और इनकी जो मृत्यु हो गई वहाँ पे वो हुई 101 ईस्वी में। तो अब ये मर चुके हैं। तो अब हम इनके कुछ उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। मरने के बाद ही तो हम उपलब्धियाँ देखते हैं दूसरों की, वैसे हम यहाँ भी देखते हैं। सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई उपलब्धि है तो वो है रेशम मार्ग पर नियंत्रण व व्यापारिक प्रगति। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम बनाने की तकनीकी का सबसे पहला आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है चीन में हुआ था। तो कनिष्क का रेशम व्यापार के मार्गों पर नियंत्रण था, जो इसी के साम्राज्य से होकर गुजरता था। जो वो रेशम बनाते थे चीन के लोग, वो कनिष्क के साम्राज्य से होकर ही जाता था। अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं कहाँ जाता था और कनिष्क के साम्राज्य से ही होकर क्यों जाता था। इन सभी का उत्तर आपको मिलने वाला है। उस समय रोमन और चीन का रेशम व्यापार बहुत बड़े स्तर पे था। चीन लोग क्या करते थे, रेशम बनाते थे और रोमन में जाके रोम को जाके बेच आते थे। रोमन लोग इनसे चीन से खरीदते थे रेशम। तो रोमन की बैक्टीरिया से शत्रुता थी। अब रोमन लोग क्या थे, बैक्टीरिया से इनकी शत्रुता कर रखी थी रोमन वालों ने, इसलिए इन्होंने एक ऐसे मार्ग की तलाश की जो बैक्टीरिया से ना होकर गुजरे और रोम वाले लोगों के पास पहुंच जाए। तो वो मार्ग जो है कनिष्क के राज्य से होकर ही गुजरता था। अभी क्या है, अगर कनिष्क का राज्य बीच में ना आता तो बैक्टीरिया के थ्रू उनको जाना पड़ता, लेकिन बैक्टीरिया से तो रोम के लोगों ने दुश्मनी कर रखी थी, तो इससे इनका फ़ायदा हो गया कनिष्क का। अब इन्होंने चीन वालों से डीलिंग कर ली कि आप जो भी अपना माल भेजना चाहते हो आप हमारे राज्य के थ्रू भेजो। तो अब बैक्टीरिया जाने की ज़रूरत ही नहीं है, रोम में डायरेक्ट इनके राज्य से होते हुए रोम में चला जाता था सामान। तो रोम रेशम के ये मार्ग कुषाण के आमदनी के बड़े स्रोत थे। जो कुषाण शासक हुए हैं, कनिष्क और कनिष्क के बाद भी जितने शासक हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत था ये मार्ग।
क्यों था? क्योंकि जब कोई भी माल एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो ये इनसे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लेते थे। एक टैक्स मतलब कर, ये बहुत ही ज़्यादा टैक्स लेते थे इस मार्ग पर अगर कोई भी माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता था तो। रेशम व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने भी दलाल के रूप में भूमिका शुरू कर दी। अब एक स्टेप आगे बढ़ गए ये सब। अभी तक तो केवल टैक्स लेते थे, अब इन्होंने दलाली भी शुरू कर दी। ये क्या करते थे? चीन से रेशम खरीद लेते थे, बहुत सारी मात्रा में चीन जाते थे और वहाँ से रेशम खरीद लाते थे और क्या करते थे? खुद ही जाके रोम में बेच देते थे, ठीक है, और उनसे सोना प्राप्त करते थे। इनके पास सोना भी हो जाता था और चीन से खरीद लाते थे। इन्हें भारत के अंदर टैक्स भी नहीं देना पड़ता था क्योंकि वो तो पहले से ही कनिष्क का शासनकाल था, तो उसमें टैक्स भी नहीं देना है और वहाँ से खरीदा सस्ते में और रोम में जाके महंगे में बेच दिया और रोम का सोना भी ले आए। तो इससे क्या होता था? इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगला उपलब्धि कौन सी है। बौद्ध धर्म को संरक्षण व अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता। कनिष्क वास्तव में एक महान योद्धा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो हमने पढ़ ही लिया ऊपर। इसने अपने साम्राज्य पार्थिया से मगध तक फैला दिया था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि बौद्ध धर्म को संरक्षण व अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता के कारण अधिक थी। दोस्तों अगर हम बात करें कनिष्क की तो हमने देखा ये दया की भावना नहीं थी इनके अंदर और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी भी थे और साम्राज्य विस्तार के लालच में हमेशा डूबे रहते थे। लेकिन इन्होंने कभी दूसरे धर्मों का अपमान नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं किया कि बुद्ध धर्म को मानते हैं ये तो दूसरे शैव धर्म के लोगों को, भागवत धर्म के लोगों को, उनके मंदिरों को नुकसान पहुँचाएं, ऐसा कुछ नहीं था। इनके पूरे शासनकाल में कोई भी धर्म को फॉलो करने में इंडिपेंडेंट था, कुछ भी फॉलो करे इससे इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो इस बात से इनकी इज्जत भी होती थी, लोग इनको पसंद भी करते थे कि इनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता बहुत ही हाई लेवल की थी। अपना खुद बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन अगर इनके साम्राज्य में, इनके राज्य में अगर कोई दूसरे धर्म को फॉलो करना चाहता है तो वो भी इनकी तरफ से पूरा छूट मिली हुई थी कि आप अपना दूसरा धर्म भी फॉलो कर सकते हो, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे देखते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे कनिष्क जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। 88 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था और उस समय उनके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और यह संगीति कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। आपको ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, 100% इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। 88 ईस्वी में कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया और उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और यह संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस संगीति में महायान बौद्ध धर्म को मान्यता दी गई। इसके पहले केवल बौद्ध धर्म की एक ही शाखा थी जिसका नाम था हीनयान, अब आ गई महायान। दोस्तों अगर आपको पता है हीनयान और महायान क्या होता है तो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हीनयान में क्या होता था? मूर्ति पूजा नहीं होती थी। भगवान बुद्ध की पूजा तो होती थी लेकिन सिंबल्स के फॉर्म में होती थी, जैसे स्तूप बना दिए और शिलालेख बनवा दिए, लेकिन कभी भी भगवान बुद्ध की डायरेक्ट मूर्ति कभी नहीं बनाई गई। लेकिन जो महायान बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा था इसमें क्या किया गया? इनकी मूर्ति भी बना दी गई। अब मूर्ति पूजा में ये लोग बिलीव करने लगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसमें महायान बौद्ध धर्म को मान्यता दी गई कि अब आप मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं भगवान बुद्ध की। अशोक की तरह कनिष्क ने भी बौद्ध प्रचार के लिए अनेक स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया। जैसे अशोक ने कराया था बहुत सारे शिलालेख वगैरह का निर्माण, वैसे ही बहुत सारे चैत्य, शिलालेख और इन सभी चीज़ों का निर्माण कनिष्क ने भी कराया था। अगला देखते हैं कला एवं साहित्य का संरक्षण। कनिष्क विशाल भवनों का महान निर्माता तथा मूर्तिकला व वास्तुकला का प्रेमी था। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे बड़े बड़े घर को और मूर्तिकला को, वास्तुकला को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उसने पुरुषपुर, जो इनका क्या था? राजधानी थी। पुरुषपुर यानी कि जो पेशावर में है, उसमें बुद्ध का एक 400 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया। एक 400 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया था बुद्ध पुरुषपुर में, जिसकी प्रशंसा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी की। दोस्तों ह्वेनसांग के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका उत्तर आपको कमेंट में लिख के बताना है।
ठीक है। तो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, इन्होंने जो 400 फीट ऊंचा स्तूप बनाया था कनिष्क ने बुद्ध का, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है। कश्मीर में उसने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की, तो इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया। आज उसे कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उसने तक्षशिला नगर का नया भाग बनवाया जो सिरमुख कहलाता है। तक्षशिला को भी इन्होंने रेनोवेट कराया, जिसे सिरमुख के नाम से जानते हैं। कनिष्क काल के स्थापत्य कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मथुरा का देवकुल और नाग मंदिर। अगर हम स्थापत्य कला की बात करें कनिष्क के समय, तो आप मथुरा का देवकुल और नाग मंदिर, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्थापत्य कला का। महायान बौद्ध धर्म के विकास में मूर्ति कला को प्रभावित किया। दोस्तों, हमने बताया आपसे कि महायान बौद्ध जो शाखा था उसमें मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी, तो मूर्ति कला बहुत ही चरम सीमा पर थी इस समय। गांधार एवं मथुरा, ये जो कला शैली है, इसमें बुद्ध की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगी। ठीक है, ये जो दो कला शैलियों के बारे में हमने अभी पढ़ा, कौन कौन सी कला शैली, गांधार और मथुरा, इनमें भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई। मथुरा में कनिष्क की आदमकद व बिना सिर की मूर्ति मिली है। अगर हम मथुरा में बात करें कनिष्क की, तो एक बहुत बड़ी सी मूर्ति, वो भी बिना सिर की, उसमें सिर नहीं है कनिष्क का, बस केवल सिर के नीचे का सारा धड़ है। तो उस समय इनकी मूर्ति मिली हुई है, जिसमें उसे गठीले बदन तथा सैनिक पोशाक में दिखाया गया है। उस समय इन्होंने सैनिक पोशाक में, यानी कि घुटने तक चोगा और पैरों में भारी बूट पहने हुए हैं, सैनिक के रूप में खड़े हुए हैं। यह मूर्ति अब संग्रहालय में है। ऑब्वियस सी बात है, संग्रहालय में होगी। कला की दृष्टि से कनिष्क कालीन सिक्के भी अति महत्वपूर्ण हैं। कनिष्क काल के जो सिक्के हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कनिष्क के सिक्कों को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। कुछ सिक्कों पर यूनानी में तथा कुछ पर ईरानी लिपि में कनिष्क का नाम अंकित है। किसी किसी में यूनानी में लिखा हुआ है, किसी किसी में ईरानी लिपि में लिखा हुआ है। कनिष्क के सोने के सिक्के रोम सम्राट से मिलते जुलते हैं। कनिष्क का जो सिक्का है, कनिष्क ने जो सिक्के छपवाए, वो रोम सम्राट से मिलते जुलते हैं, जिसमें एक ओर तो कनिष्क की आकृति बनी हुई है और दूसरी ओर किसी देवी देवताओं की मूर्ति अंकित है। जो इनके सिक्के होते थे रोम के जो सम्राट होते थे, उनके भी सिक्के बिल्कुल सेम इसी तरीके से होते थे। एक साइड में तो अपनी फ़ोटो छपाते थे, दूसरे साइड में अपने देवी देवताओं की फ़ोटो छपवाते थे। कनिष्क ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। जो अपने सोने के सिक्के चलवाए, एक साइड तो अपनी फ़ोटो लगाई और दूसरी तरफ किसी अन्य देवी देवताओं की फ़ोटो लगवाई। कनिष्क विद्वानों का आश्रय दाता था। क्या बात है, ये विद्वानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और आश्रय देते थे अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में। उसके दरबार में आप खुद ही देख सकते हैं कितने महान महान लोग थे। उसके दरबार में पार्श, वासुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष, मात्रचेत तथा संघरच जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। आप देख सकते हैं कितने महान महान लोग इनके शासनकाल में थे। हम इनके कुछ कृतियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो संघरक्ष जो है वो कनिष्क का राजपुरोहित था। संघरक्ष की बात करें तो कनिष्क का राजपुरोहित था। अगर हमने आपको पहले ही बता रखा है तो पिछले वीडियोस में कि जो पुरोहित होते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते थे किसी भी राजा के शासनकाल में, और राजा हर एक काम इनसे पूछ कर ही करता था। ये क्या करते थे, इनका काम होता था शिक्षा प्रदान करना राजा को, और साथ में पूजा पाठ कराना, ये सब काम होते थे पुरोहित के। तो संघरक्ष जो हैं वो कनिष्क का राजपुरोहित थे। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक कनिष्क का राज्य वैद्य थे। कनिष्क के राज्य वैद्य का नाम क्या था? उनका नाम था चरक। चरक एक बहुत ही बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। चरक के नाम से आजकल कितने सारे हॉस्पिटल हैं, आपने देखा होगा। तो चरक वही हैं, उस समय कनिष्क के राजवैद्य थे, ये आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, और इनकी जो कृति है, इनकी जो रचना है उसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता लिखी है चरक ने। अगला देखते हैं, महाविभास सूत्र की रचना वासुमित्र हैं। वासुमित्र को तो आप जानते ही हैं, इनके दो अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के। तो उन्होंने भी अपनी एक रचना लिखी हुई है जिसका नाम है महाविभास। और महाविभास को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश है बौद्ध धर्म का, मतलब आप अगर महाविभास को पढ़ लेते हैं तो आप बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की है। अब हम अश्वघोष के बारे में देखते हैं, जो उनके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की है।
बुद्ध चरित का मतलब जैसे हमारा रामायण होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसे ही जो बुद्ध चरित है उसमें बुद्ध के बारे में पता चलता है। ये उनकी होली बुक है और इसमें सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में। ये लिखा है कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित के नाम से। नागार्जुन को तो भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, इनको पदवी मिली हुई है भारत के आइंस्टाइन की, नागार्जुन को। और इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है माध्यमिका सूत्र, माध्यमिका सूत्र के कारण ही नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। इसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सापेक्षता मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो इन्होंने आइंस्टाइन ने खोजी है उसको नागार्जुन ने पहले ही खोज दी थी। नागार्जुन तो इनसे बहुत ही पहले के हैं, आइंस्टाइन तो बहुत ही बाद में आए, बहुत ही ज़्यादा बाद में, भी कुछ साल पहले थे आइंस्टाइन, लेकिन नागार्जुन तो उससे भी मतलब अभी से लगभग 2000 साल पहले थे। तो इन्होंने उस समय इनको आज के जो हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। और इन्होंने माध्यमिका सूत्र नामक बुक की रचना की है और जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दोस्तों ये एक छोटी सी ट्रिक है, आपको इसको ज़रूर याद करना है। याद करने के लिए आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। कनिष्क के दरबारी, कनिष्क के दरबार में कौन कौन लोग रहते थे, इसका देखिए आपको फर्स्ट लेटर याद रखना है, वो है कैन वी। जैसे कहते हैं ना कैन वी डू इट, तो आपको वो याद करना है कैन वी। कैन वी का मतलब सी का मतलब सबसे ऊपर चरक, ए का मतलब अश्वघोष, एन का मतलब नागार्जुन, वी का मतलब वासुमित्र। ये सब कनिष्क के दरबारी थे। दरबारी कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक, चरक की बुक का नाम क्या है, चरक संहिता। चरक की बुक का नाम है चरक संहिता, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे ये। अश्वघोष, अश्वघोष की जो बुक है उसका नाम है बुद्ध चरित। नागार्जुन, नागार्जुन की बुक का नाम है माध्यमिका सूत्र। नागार्जुन कौन है, भारत के आइंस्टाइन है। माध्यमिका सूत्र की रचना की इन्होंने। और वासुमित्र, वासुमित्र ने क्या लिखा है, महाविभाष्य सूत्र। महाविभाष्य सूत्र की रचना की वासुमित्र ने। आगे देखते हैं। कनिष्क युद्धों व विजय अभियानों का स्वामी बन चुका था। युद्धों और विजय अभियान का स्वामी बन ही जाएगा, इतने सारे युद्ध इसने अकेले जीत लिए हैं। उसके समय में कुषाण साम्राज्य अपने चरम सीमा पे था, सबसे टॉप पर था कुषाण। कनिष्क की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। धीरे धीरे ये क्या हो गया, सारा राज्य इनका कमज़ोर होने लगा। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य की प्रगति बिल्कुल रुक गई और देखते देखते कुषाण वंश का अंत हो गया। कुषाण वंश क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कनिष्क साम्राज्य के बारे में और उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कुषाण राजा स्वयं को देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। चीन के लोग जो होते थे वहाँ के राजा अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे, वैसे ही कुषाण ने भी अपने आप को देवपुत्र कहलाया। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव सेकंड था। दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे जो पहला शासक था, जो संस्थापक था, उसके बारे में हमने बताया, उसका नाम था कुजुल कटफिसेस। उसके बाद आए विम कटफिसेस, उसके बाद आए कनिष्क, उसके बाद कई सारे लोग आए, फिर लास्ट में सबसे लास्ट शासक कौन था वासुदेव सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। गांधार शैली और मथुरा शैली मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो कला शैली होती थी, इसका मतलब मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, मस्जिद तो नहीं, मस्जिद तो अभी बाद में आएंगे, मंदिर बनाना, मूर्तियाँ बनाना, तो इन सभी का जो काम होता था वो शैलियों के माध्यम से होता था। तो गांधार और मथुरा शैली जो है वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि जो रेशम बनाने की टेक्निक थी सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। रेशम मार्ग पर नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाणों ने क्या कर रखा था कि जो भी रेशम जो चाइना से होकर रोम में जाता था वो कुषाण नरेश कनिष्क के शासनकाल से होकर जाता था और कनिष्क उससे टैक्स लेते थे। इससे कनिष्क के पास बहुत सारा पैसा आ गया और उसके बाद में इन्होंने ब्रोकरेज यानी कि उसका दलाली का काम भी शुरू कर दिया। अब ये क्या करते थे, ब्रोकर बन गए। ये चीन से सामान लेके आते थे और रोम में जाकर बेच आते थे। सस्ते में लाए, महंगे में बेचा और वहाँ का सोना इनके पास आ जाता था, यानी कि इनको सिक्के मिलते थे, आमदनी होती थी इनके राज्य की। रेशम मार्ग पर नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन ने चलाए। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके आगे मैंने टिक लगा रखा है, इंपॉर्टेंट का निशान है ये।
अब आपको देखना है सबसे पहले, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए किसने चलाए, तो आपको आंसर देना है हिंद यवन ने। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए हिंद यवन ने। लेकिन सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, वो भी नियमित रूप से। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कुषाणों ने। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, ऑप्शन में हिंद यवन, कुषाण, शक, पल्लव सारे दिए होते हैं, तो आपको निशान लगाना है हिंद यवन, क्योंकि हिंद यवन ही थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, और वो भी नियमित रूप से, तो आपको आंसर लगाना है कि कुषाणों ने। कुषाणों ने बिल्कुल नियमित रूप से चलवाए थे, वो भी शुद्ध सोने के सिक्के। हिंद यवन के जैसे नहीं, हिंद यवन के तो अशुद्ध सोने के सिक्के थे, 100% प्योर नहीं थे, लेकिन कुषाणों के तो प्योर थे। सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाणों द्वारा चलाए गए, हमने पढ़ रखा है। विम कटफिशेस, इन्होंने क्या किए थे, तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किसने चलवाए, कुषाणों ने। तो आई होप कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने बताए वो आपके दिमाग में अच्छे से घुस गए होंगे, अच्छे से आपने उसको याद कर लिया होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पूरा का पूरा लेक्चर जो हमने आज पढ़ा वो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक पॉइंट, आपको वीडियो अगर कोई नहीं समझ में आता है फिर से देखिए, इसमें से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है हर एक पॉइंट। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट्स में यह लिखकर बताओ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई स्टडी विद अनिल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम एक एक करके आपके लिए लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी गुप्त वंश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।